आज हम करेंगे देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि तो सबसे पहले हम देखेंगे लिपि किसे कहते हैं। लिपि का शाब्दिक अर्थ ये है लिखना। ध्वनियों को जब हम चिन्हों के माध्यम से अंकित करते हैं तो ये चिन्ह क्या है? लिपि है। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही हमने इस तरह से लिखना सीख लिया या शुरू से ही देवनागरी लिपि जो है हमने सीख ली है। लिपि का इतिहास बहुत लंबा है। आरंभ में चित्रों के माध्यम से मनुष्य ने अपने विचारों का आदान प्रदान करना शुरू किया, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना शुरू किया। तो चित्रलिपि, सूत्रलिपि, उसके बाद प्रतीकात्मक लिपि, फिर अक्षरिक, वर्णात्मक, इस तरह से लिपि का विकास होते होते आज देवनागरी लिपि तक हम पहुंचे हैं, जो कि एक ध्वनि लिपि है। ध्वनियों के माध्यम से हम चिन्हों को व्यक्त करते हैं। इस तरह से देवनागरी लिपि जो है वो ध्वन्यात्मक लिपि है। भारतीय भाषाओं की लिपियों की जब हम बात करते हैं तो प्राचीन लिपियों में दो लिपियों का नाम मिलता है, जिसमें एक तो है ब्राह्मी लिपि और एक है खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। खरोष्टी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि से हट करके है, लेकिन देवनागरी लिपि का विकास जिस लिपि से हुआ है वो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही आगे चल करके 4वीं शताब्दी में गुप्त लिपि का विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि से 4वीं शताब्दी में गुप्त लिपि का विकास हुआ। इसके बाद यही गुप्त लिपि जो है आगे चल करके कुटिल लिपि के नाम से विख्यात है, या कुटिल लिपि के रूप में इसका विकास हुआ, जो 6वीं शताब्दी में था। चौथी शताब्दी में ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि और उसके बाद 6वीं शताब्दी में गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का विकास हुआ। यही कुटिल लिपि आगे चल करके प्राचीन नागरी के रूप में विकसित हुई। प्राचीन नागरी के रूप में इसका विकास 9वीं शताब्दी में हुआ। यही प्राचीन लिपि देवनागरी लिपि के नाम से विकसित हुई। तो आज हम जिस लिपि की बात कर रहे हैं वो है देवनागरी लिपि। भारत की राजभाषा हिंदी है, उसकी लिपि देवनागरी है, इसलिए आज हम इसका अध्ययन कर रहे हैं देवनागरी लिपि का। देवनागरी लिपि, सबसे पहले हम बात करते हैं देवनागरी लिपि के नामकरण की। नामकरण का मतलब देवनागरी का नाम देवनागरी ही क्यों है, इसके संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, इस कारण से ये देवनागरी कहलाई। कुछ विद्वानों का मानना है कि काशी को देवनगर कहा जाता था और काशी को देवनगर कहने के कारण और इस लिपि का प्रयोग काशी में होने के कारण ये देवनागरी कहलाई। कुछ विद्वानों का मत है कि नगरों में अधिक प्रचलित थी, इस कारण से देवनागरी कहलाई। इससे हटकर के कुछ लोग ये मानते हैं कि पाटलिपुत्र, जिसमें चंद्रगुप्त का शासन था, चंद्रगुप्त को देव कहा जाता था, पाटलिपुत्र को नगर, उनके नाम के संयोग के कारण ये देवनागरी कहलाई। कुछ विद्वानों का मानना है कि नगर में स्थापत्य कला की एक शैली है नागर शैली, जिसमें चौकोर आकृतियां हुआ करती हैं और इस तरह से देवनागरी में भी चौकोर आकृतियां अधिक हैं। प है, फ है या म है, तो इस तरह से ये आकृतियां क्या है, चौकोरता लिए हुए हैं। तो इस कारण से ये लिपि जो है वो देवनागरी कहलाई। इस प्रकार से देवनागरी के नामकरण के संबंध में अलग अलग मत हैं। अब हम बात करते हैं देवनागरी की विशेषताओं के, कि इस लिपि में क्या विशेषताएं हैं। पहली बात, देवनागरी में वर्णों का विभाजन किया गया है, स्वर है, व्यंजन है। तो सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि देवनागरी में जो चिन्ह लिखा जाता है, जैसे हमने लिखा क, तो ये जो चिन्ह लिखा गया है उसका उच्चारण हम क के रूप में करेंगे, यानी कि जो चिन्ह है उसकी ध्वनि जो है वो उसी रूप में उच्चारित होती है, एक ही ध्वनि उच्चारित होती है। इसका उच्चारण सब लोग क ही करेंगे, किसी और रूप में इसका उच्चारण नहीं होगा। दूसरी विशेषता है, जो हमने उच्चारित की है ध्वनि, उसके लिए एक ही लिपि चिन्ह है। क है, ख है, प है, फ है। जो हम बोल रहे हैं उसके लिए अगर हमने प बोला तो लिपि को जानने वाला प इसी रूप में लिखेगा, किसी और रूप में नहीं लिखेगा। तीसरी
और महत्वपूर्ण विशेषता है इसके स्वर और व्यंजन। इस लिपि में स्वर हैं और फिर व्यंजन हैं। सबसे पहले स्वर, फिर व्यंजन, और व्यंजनों में भी अपना एक वैज्ञानिक क्रम है। सबसे पहले कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, फिर ऊष्म व्यंजन आते हैं, उसके पश्चात संयुक्त व्यंजन आते हैं। इस तरह से इस लिपि में वर्णों की एक व्यवस्था मिलती है। चौथी और महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है कि इसके लेखन में और मुद्रण में जो चिन्ह लिखे जाते हैं वो एक ही प्रकार से लिखे जाते हैं, दो तरह से नहीं। जैसे कि इसकी तुलना अगर हम करते हैं रोमन से, तो रोमन में हम देखते हैं कि ए कई तरह से लिखा जा रहा है। जब हम इसका मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग में इसको लिखते हैं तो ये, जब हम खुद लिखने लगते हैं तो इस रूप में लिखते हैं। लेकिन देवनागरी का कोई भी वर्ण ऐसा नहीं है जिसमें मुद्रण का रूप अलग हो और लेखन का रूप अलग हो। अगर हमें अ आ लिखना है तो हम लिखेंगे भी इसी रूप में, और दूसरी बात, हम जब इसका को प्रिंट करेंगे तो वो भी इसी रूप में ही आएगा, इसके रूप अलग अलग नहीं है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विशेषता जो हम लिखना चाहेंगे वो ये है कि इन ध्वनियों का उच्चारण इनके नाम के अनुसार भी है। इसकी तुलना से हम देख सकते हैं इसको, जैसे कि हम उर्दू में देखें तो उर्दू में पहला जो वर्ण है अलिफ, जैसे हम देखें अलिफ, तो अलिफ अपने आप में एक शब्द हो गया। जबकि हम हिंदी में बोल रहे हैं अ, तो एक ही वर्ण लिखा जा रहा है। अंग्रेजी में हम बोलते हैं एफ डी, तो ड ई, तो हम दो दो वर्ण इसके अंदर देख रहे हैं। जबकि देवनागरी में ऐसा नहीं है। अगर हमने अ लिखा है तो एक ही वर्ण है, इससे कोई अलग से शब्द नहीं बन रहा है। अ से अनार या अ से अन्य ध्वनियां, अन्य शब्द जो है वो बन रहे हैं। इस तरह से देवनागरी लिपि जो है अपने आप में एक वैज्ञानिक लिपि है। विश्व की बहुत सारी भाषाओं को हम, लगभग सभी भाषाओं को हम देवनागरी के माध्यम से लिख सकते हैं। और जो थोड़ी बहुत कमियां अगर दिखाई देती हैं तो उसे दूर करने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा देवनागरी का मानकीकरण दिया गया है, जिसमें जो लिपि चिन्हों में दो तरह से लिखने की या अलग लिखने की बात थी वो खत्म कर दी गई है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि अ को देखिए, पुरानी किताबों में इस तरह से लिखा जाता था, आज हम ऐसे लिख रहे हैं। तो अब ये लिपि चिन्ह बिल्कुल ही गलत है, हमें इस रूप में लिखना है। तो ये देवनागरी का मानकीकरण हो गया और आज हमें वर्णों को इसी रूप में लिखना है। या फिर हम बात करें भ इस रूप में लिखते थे, लेकिन आज हम ऐसे ही लिखते हैं और इसी रूप में ये रूप माने। इस तरह से देवनागरी का मानकीकरण करने के पश्चात अब ये लिपि जो है